नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आज संडे है। आज हमारा कार्यक्रम सरोकार प्रस्तुत होता है। सरोकार में आज मेरे साथ हैं घर घर योग की अलख जगाने वाली श्रीमती रेणु चौधरी। 21 जून नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग से शरीर को क्या क्या लाभ है, कौन कौन से आसन होते हैं। श्रीमती रेणु चौधरी राजनीति में भी रुचि रखती हैं। उनका भविष्य में राजनीति में, समाज सेवा में क्या विचार है, क्या करना चाहती हैं, इन सब बिंदुओं पे हम इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैडम, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हाँ जी। पहले तो बताएं कि अपन चर्चा पहले ये करेंगे कि योग के अंदर कौन कौन से आसन होते हैं और उससे शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है। क्योंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं और बहुत से लोगों को आपने योग सिखाया है और लोगों को इस चीज़ का स्वास्थ्य लाभ भी मिला है, तो इस संदर्भ में अपनी विस्तृत बातचीत करेंगे। तो आप बताएं कि योग में कौन कौन से आसन होते हैं और इससे क्या क्या लाभ होता है। योग में वैसे आसन तो बहुत हैं, जिनका कोई अपने गिनती में तो लगाएं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, हम उनको बता नहीं पाएंगे। लेकिन प्राणायाम है वो 8 है। प्राणायाम 8 है। प्राणायाम 8 है। कौन कौन से? प्रथम प्राणायाम तो होता है कि सबसे पहले तो प्राणायाम का पहला नियम बता दूं कि आम आदमी जब प्राणायाम करने लगते हैं, योग करने लगते हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि योग किस तरीके से करना चाहिए, क्या उसमें उसकी नियम क्या होते हैं मुख्यतः। सबसे पहले तो आदमी को हमें एक दरी या चादर का इस्तेमाल करना चाहिए। दरी या चादर बिछा के, मोटी चादर लेनी चाहिए। चादर बिछा करके उस पर बैठ करके खुला वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट खुला होना चाहिए। कभी भी एसी में बैठ करके योग ना करें। बंद कमरे में बैठ बंद कमरे में एसी चला करके अगर आप योग करते हो तो वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। नहीं, एसी चला करके नहीं करें या बंद कमरे में नहीं करें। बंद कमरे में भी ना करें। बंद कमरे में कई बार क्या होता है कि हम बीमार होता है, कोई रोगी होता है, तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको हम कमरे में भी करवाते हैं आसन। लेकिन वो थोड़ा क्या, खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोल लो, पंखा चला लो, ये थोड़ा हल्का सा पंखा बिल्कुल मामूली सा वो चला लो, इससे थोड़ा सा वातावरण ये रहे कि भी हवा आती रहे अंदर। लेकिन एसी में करते तो एसी तो बाहर ले जाता है हवा को, तो वो कूलिंग जरूर हो जाएगी लेकिन बाहर की शुद्ध हवा आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए एसी को बंद करवा देते हैं, क्योंकि हमें अपनी उष्णता है वो रोम छिद्र खोलने हैं बॉडी के। अपने प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे बॉडी के एक एक छिद्र, रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो उन सब का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए योग का खुले में करें, खुले वातावरण। अच्छा, आप बता रही थी कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। पहला प्राणायाम हमारा होता है कि भस्त्रिका, जिसमें क्या होता है कि लंबा सांस लेना होता है और लंबा सांस छोड़ना होता है। जितनी ऑक्सीजन आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, उतनी अधिक से अधिक संख्या में आपको ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार हमें लगातार कम से कम हमें 10 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए। 10 मिनट तक हम लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करें, लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा छोड़ते रहें। एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक हमें योग करना चाहिए। भस्त्रिका के अलावा सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होता है हमारा कपालभाति। कपालभाति कपालभाति में क्या होता है कि कपाल माने माथा, भाती माने माथे का तेज, एक दिव्य तेज हमारे अंदर पैदा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। हमारी नाभि के अंदर जो स्ट्रोक लगता है उससे कंपन पैदा करके वो हमारे जो अष्ट चक्र होते हैं उनको जागृत करता है, उनको प्रभावित करता है। और हमारे गुर्दे, फेफड़े, लंग्स वगैरह जो छोटी आंत बड़ी आंत होता है, भोजन की पाचन क्रिया होती है, उसको वो मजबूत बनाता है कपालभाति। अरे इसके बारे में, कपालभाति के बारे में सुना है कि डायबिटीज के पेशेंट को भी ये काफ़ी लाभ देता है, इससे इंसुलिन वगैरह कुछ बनने लगता है। बहुत ज़्यादा लाभ होता है कपालभाति के द्वारा। कपालभाति से जैसे स्ट्रोक नाभि पर लगता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है हमारी, तो उसको मतलब ये प्रभावित करता है और इंसुलिन जो बनाती है वो उसको स्रावित करना शुरू कर देती है। उस पर दबाव पड़ता है ना, बार बार पंप होता है, तो उससे क्या होता है कि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। तो इसलिए कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब डायबिटीज के पेशेंट को करना चाहिए, बहुत चाहे रामबाण दवाई है, कपालभाति करनी चाहिए। और लेकिन इसमें कुछ नियम ये भी हैं कि जिनको हाई बीपी रहता है या जिन्होंने कोई ऑपरेट करवाया अभी जल्दी कोई ऑपरेट करवाया, तो ऐसे लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए।
हाई बीपी अगर अधिक नॉर्मली रहता ही है तो उनको बिल्कुल स्लो मोमेंट में करें, वो बिल्कुल स्लो, धीरे 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 कपालभाति करें। और थर्ड आप बता रही थी, तीसरा प्राणायाम होता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, गुदा को ऊपर खींचते हैं, उद्यान बंद यानी नाभि को पीछे लेके जाते हैं, पेट को पीछे खींचते हैं, और जलंधर बंद यानी ठोड़ी को छाती पे लगाते हैं। ये तीनों बंद लगाते हो, सांस को बाहर खाली करता है पहले तो, सांस को बाहर खाली करते हुए तीनों बंद लगाए जाते हैं और कुछ पल उसी मोमेंट में रुका जाता है। इस रुक करके हम ये प्राणायाम करते हैं। इससे कमर से नीचे के जो हिस्से की जो भी बीमारी तकलीफ होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए बहुत फायदेमंद है बाह्य प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम के द्वारा कई बार क्या होता है, जिनको बच्चे भी नहीं होते, इनको मतलब शुक्राणु वगैरह की भी तकलीफ होती है, बीमारी, अंडा नहीं बनता, इसमें भी ये बहुत लाभकारी होता मतलब है। निसंतान लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ। और हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है। हमारे पास भी मतलब एक महिला आती थी, तो उसके 15 सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन आज उसकी बेटी है। और बहुत ही खुशी की बात है कि एक पेशेंट ऐसा भी है हमारे पास जिसे कैंसर है, लेकिन आज उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है। और एक थायराइड का पेशेंट हमारे पास है, लगातार रूटीन में आ रहा है, तो उसके मतलब थायराइड क्योर होगी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। उसकी दवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन वो नॉर्मल चल रही है, उसकी ना बढ़ रही है ना कम हो रही, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, क्योंकि कंटिन्यू उसने योग रखा, जारी रखा है। चौथा कौन सा मैम? चौथा करते हैं उसके अग्निसार। बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऊर्जा बाह्य प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर पैदा होती है, उस ऊर्जा को बॉडी के एक एक पार्ट में, एक एक नस नस तक उसको डाइवर्ट करने के लिए इसमें पेट को हिलाया जाता है, कंपन किया जाता है। सांस को बाहर छोड़ दिया और पेट को हिलाना होता है, कंपन करना होता है पेट। जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई वो पूरी बॉडी के अंदर उसके अंदर डाइवर्ट भी हो जाती है। और जो नाभि के एक एक आस-पास का एरिया होता है सबसे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं, पेट में खत्म होती हैं। बिल्कुल। तो अगर नाभि आपकी सही है तो उसके 70% बीमारियां तो वैसे ठीक हो जाती है नाभि के द्वारा। तो इसीलिए इसको अग्निसार कहा जाता है। इससे हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। और इसके बाद में अगला प्राणायाम होता है हमारा उज्जाई। पांचवा होता है, क्या बोलते हैं, एकजाई या उज्जाई? उज्जाई। अच्छा ठीक है, उज्जाई। ये किस तरह से होता है, इसका क्या लाभ होता है? उज्जाई को इसके अंदर गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचना होता है। नाक के द्वारा, मुंह को बंद करके नाक के द्वारा सांस को अंदर खींचा जाता है, जिससे इस तरीके से सांस को अंदर खींचना होता है। खींच करके छाती में भर के रखना होता है। उस सांस को पेट में नहीं जाने देते, उस सांस को छाती में भर के रखते हैं, ताकि हमारा जो सर्दी, जुकाम, नज़ला, थायराइड वगैरह होते हैं, ये सब सिस्टम हमारी छाती से जुड़े होते हैं, फेफड़ों से जुड़े होते हैं। तो इसमें फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन हम नाक से भरते हैं वो फेफड़ों के अंदर जाएगी, तो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन, सारी हवा पूरे फेफड़ों को मिलेगी। छाती के अंदर कितनी देर, कितने सेकंड? ये कुछ सेकंड के लिए 5-4 सेकंड, आपको जितनी रोक सकते हो, आपकी कैपेसिटी, जितनी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी हिसाब से आपको उसको छाती में भर के रखना है। और फिर उसको हम ये जो जालंधर बंद लगा लेते हैं, इसको खोल करके सांस को बाहर छोड़ देते हैं। और सांस को बाहर छोड़ते टाइम हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम, ये हमारा सूर्य स्वर है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में हमारा चंद्र स्वर है। नहीं राइट साइड से तो हमारा सूर्य स्वर है और लेफ्ट साइड से चंद्र स्वर है। तो राइट साइड का हम बंद करके लेफ्ट नाक से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। उज्जाई में ही ये प्रक्रिया होती है। राइट साइड से नाक को बंद किया और लेफ्ट नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया। और इस प्रकार के उज्जाई की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इससे सर्दी, जुकाम, नज़ला, थायराइड वालों को बहुत लाभ मिलता है। और छठा, इसके बाद होता है अनुलोम विलोम। अच्छा, वो नाक को बंद करके और यूं करके, ये राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, और जिससे छोड़ा उसी से वापस लिया और फिर दूसरे से छोड़ दिया। इसी प्रकार क्या होता है कि जब इस प्राणायाम से क्या लाभ होता है मैम? इससे हम सर्दी जुकाम भी नहीं होता, और जिनको सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, जिनको थायराइड रहती है, और जिनको पुरानी जो ये बीमारी होता है, इसमें जो जिनको चक्कर आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो तक इससे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अनुलोम विलोम ऐसी सबसे मतलब प्राणायाम के राजा कहा जाता है इसको।
एक ऐसा प्राणायाम आसन है जिसका कोई परहेज नहीं होता। इसको आप रात को भी कर सकते हो, इसको दिन में भी कर सकते हो, इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, खाना खाने से पहले भी कर सकते हो, किसी भी समय इसको किया जा सकता है। और गले से ऊपर के जो भी मतलब तकलीफ होती है, बीमारी होती है, उसके नाक के हिस्से के, गले की, सिर की, सारी बीमारियों के लिए इसके लिए अति उत्तम होता है। और इसको क्योंकि अपने बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और हजारों आसन भी होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के लिए ये सबसे बड़ा आसन होता है। और जब जिसका आदमी का दिमाग सही है तो पता है आपको सारी सब कुछ दुनिया सही है। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अगर राइट से हमने सांस को खींचा ऊपर तो लेफ्ट साइड का दिमाग स्वस्थ होगा, और लेफ्ट साइड से खींचा तो राइट साइड का दिमाग स्वस्थ होगा। इससे हमारी इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियाँ बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं। और जो जिसको कहते हैं ना तीसरा नेत्र, तो वो तीसरा नेत्र होता है हमारा आज्ञा चक्र। जो आज्ञा चक्र होता है हमारा दिमाग के अंदर, ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। जिनका अनुलोम विलोम जो परफेक्ट तरीके से करते हैं और लगातार करते हैं आधा पौन घंटे, उनकी इंगला पिंगला नाड़ी सक्रिय होकर के सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो आज्ञा चक्र जागृत होने का हमें वो पूरा अनुभव हो जाता है। और इससे दिमाग बहुत स्वस्थ होता है और आदमी की मतलब मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है और सहनशील हो जाता है। उसमें मतलब एक दिव्य विलक्षण प्रतिभा आ जाती है। अनुलोम विलोम के बाद कौन सा आता है रमन? अनुलोम विलोम के बाद आता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी, हाँ जी। अब वो किस तरह से? अंगूठे से कान बंद किए जाते हैं, 3 उंगली आंखों पर लगती है और एक उंगली हम माथे पे लगाते हैं और 3 बार ओम का नाद करते हैं। नाद यानी मुंह को बंद करके नाक से इस प्रकार इसको लंबा सांस अंदर खींचा, इस तरीके से 3 बार ओम का नाद किया जाता है। और इसको कहते हैं भ्रामरी, भंवरे की तरह गुंजन करना। अच्छा, इसका अर्थ है। हाँ, भंवरे की तरह जब गुंजन होता है तो दिमाग की एक नस तक, नाड़ी तक हमें मतलब आराम मिलता है, रिलैक्स होता है। यूँ लगता है जैसे मालिश होगी। आदमी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो वो आदमी क्या करता है कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा और हमें सर दर्द हो रहा है भयंकर, तो आप उसी वक्त एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आप भ्रामरी करके देखो, आपको इतना रिलैक्स और आनंद का अनुभव होगा। उसी तुरंत लाभ होता है इसका। आप कभी भी इसको करके दे सकते हैं। आप अपने यहाँ सर पे हाथ रखें ऐसे, इस तरीके से, और ओम का नाद करें जैसे, तो यहाँ पे माथे पे आपके कंपन होगा और ये कंपन है, इससे ही हमारी नाड़ियाँ जागृत हो जाती है, वाइब्रेशन से। एक मसाज हो जाती है दिमाग की। जो नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है, सिर में कई बार ट्यूमर होता है, ट्यूमर तक ठीक हो जाता है और उसमें हमारी ऑक्सीजन, जो नाड़ी ब्लॉक होती है उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो इससे अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से बहुत लाभ होता है। इतने ही होते हैं? भ्रामरी के बाद में होता है उद्गीत। उद्गीत ये लास्ट है? ये लास्ट 8वां प्राणायाम। उद्गीत। अच्छा, ये कैसे किया जाता है और उसके क्या लाभ होते हैं? उद्गीत किया जाता है कि जैसे आपने भ्रामरी किया, भ्रामरी के साथ ही जुड़ा होता है ये, ठीक है। तो अपने भ्रामरी ऐसे आगे, फिर दोनों हाथ अपने नीचे कर लेते हैं और आंखें उसी प्रकार बंद रहती हैं और फिर ओम का उच्चारण किया जाता है। जैसे इसको लंबा गहरा सांस लेकर के लंबा इसको बोला जाता है, ओम का उच्चारण किया जाता है। इसको आप ओम का उच्चारण सुबह अगर 4 बजे उठ करके कोई भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है और 4 से 5 के बीच तो श्रवण काल होता है और 5 से 6 के बीच में फिर भी उससे भी ठीक होता है, लेकिन 6 के बाद में इतना नॉर्मली होता है मतलब। तो ये 6 बजे तक के बीच में आप ओम का नाद करें, उच्चारण करें, तो इससे आपके अंदर आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपके अंदर एक दिव्य तेज बनता है, आपके अंदर एक सहन शक्ति, कॉन्फिडेंस आता है और ये एक दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर प्राप्त होती हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनती है हमारे अंदर। मैडम, आपने ये तो योग के लाभ बताए कि फला योग से, फला आसन से ये लाभ होता है, ये लाभ। मैंने कहीं पढ़ा था कि योग आदमी को लंबा जीवन प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में किया जाए या मतलब आपको कोई प्रशिक्षण नहीं है, तब ये शरीर के अंदर व्याधियां भी पैदा करता है।
बिल्कुल ये सही बीपी कहा। भी हाई करता है, बिल्कुल। ये कई और बीमारियों से भी ग्रस्त करता है, ये एक सही बात है, ये भ्रांति है? नहीं, भ्रांति तो नहीं है, कुछ एक तो सही है इसमें बात। जैसे कि कई लोगों को अनुभव नहीं होता इन बातों का कि आप बीपी वाले भी योग करते रहते हैं, कपालभाति स्पीड से करते हैं। तो जिनका स्पीड से कपालभाति किया, जिनको हाई बीपी पहले ही है और स्पीड से कपालभाति शुरू कर दिया, तो फिर इससे क्या होगा कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है कपालभाति, तो वो और तेज हो गया, तो बीपी और हाई हो जाएगा, तो उन्हें हार्ट अटैक होने का खतरा रहेगा पूरा। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। तो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से ही मतलब प्राणायाम करने चाहिए। जैसे हर इंसान की बॉडी के अंदर क्या होता है कि वात, कफ और पित्त 3 प्रकृति होती है। तो वात प्रकृति वाले होते हैं वो उनके गैस एसिडिटी वगैरह जिनको बनती रहती है, वो वात प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति वो होती है जिनको स्किन डिजीज वगैरह ज़्यादा होती है, एलर्जी होती है, इनको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए, उसको कहते हैं पित्त प्रकृति। और कफ प्रकृति जिनको ठंड वगैरह ज़्यादा लगती है, नजला रहता है जिनको, उनको कफ प्रकृति होती है। तो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से उन्हें, इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि जिनको अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडा मौसम है और उनकी प्रकृति कफ प्रकृति है, और वो जाकर के ठंड में जाकर के बैठ करके उन्होंने योग शुरू कर दिया, तो उन्हें लाभ होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। मतलब शरीर की अलग अलग, इंसान की अलग अलग प्रकृति होती है। हाँ जी, उसी हिसाब से हमें, जिसको अपन कहें बॉडी नेचर, शरीर का स्वभाव। बिल्कुल, नेचर के हिसाब से आप योग करें। शरीर का भी स्वभाव होता है। तो इसीलिए योग का जो टीचर होता है उसी के दिशा निर्देशन में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ा सीख लेना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, थोड़ा पूछ लेना चाहिए भी आप योगाचार्य से भी ये इस तरीके से हम करें तो क्या है, क्या होना चाहिए, क्या लाभ है। योग के बारे में कहा जाता है कि ये दिमाग और शरीर की एकता का परिचायक है। दोनों को मिलाकर के एक कर देता है। जो आदमी ध्यान करता है, बिल्कुल गहराई में जाता है, एक करता है। लेकिन मैं भी कई लोगों को, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ कि वो लगे हुए हैं योग करने के लिए, लेकिन ना तो कहीं शांति है, नहीं कहीं योग का लाभ है। इसका कई कारण होते हैं। इंसान का नेचर होता है, एक उसका इन्वायरमेंट होता है, आसपास का इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसकी घरेलू परिस्थितियाँ क्या है, और आज का ये स्ट्रेस का जो जीवन है, जो जी रहा है इंसान, उस स्ट्रेस के जीवन का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हर इंसान के नेचर। तो वैसा ही उसका नेचर होता है। अब आपके मन आपका एकाग्र नहीं हो पाता, चिड़, आपके घर के अंदर कोई व्याधि है, कोई समस्या है, या बाहर से कोई किसी इंसान को कोई घाटा ही पड़ गया, तो वो व्यापार में वो नहीं चल रहा है, तो उसका दिमाग एकाग्र जल्दी से नहीं हो पाता है। तो वो क्या कि उसका योग तो वो करता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो यहाँ है, कर रहा है क्रिया, लेकिन उसका मन है वो नहीं, उसके पास नहीं है। तो सबसे पहला उसका नियम यही होता है कि अगर आप अपने लिए आधे घंटे का समय निकालते हो, 1 घंटे का निकालते हो, 20 मिनट का निकालते हो, तो उस पूरे समय के दौरान आप वहीं होने चाहिए। उसका मन भी वहीं स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हाँ, जहाँ शरीर है वहाँ मन भी होना चाहिए। मन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने लिए जो वक्त निकाले उसको आप जाया कर दोगे। अगर आपका दिमाग तो ऐसे रहेगा कि मैं आज अभी कपालभाति कर रहे हैं, मेरा दिमाग तो इधर चल रहा है कि मैं अभी घर जाना है, मुझे ये काम करना है, या उसको बच्चे के बारे में सोच रहा है, कोई भी टेंशन दिमाग में है, कोई भी तनाव है, तो उस तनाव के बारे में अगर आप सोचते रहोगे ना, तो योग कोई फायदा नहीं देगा। योग फायदा नहीं दे पाएगा। तन और मन एक स्थान पर होना जरूरी है, तो होना बहुत जरूरी है। मैडम आपकी बात करें, आप यूं राजनीति करते करते यूं आपके दिमाग में अचानक कैसे आया कि अपन भी योग करें और योग प्रशिक्षक भी बने? मैं राजनीति करते करते योग नहीं कर रही, मैं योग करते करते राजनीति में आई हूँ। अच्छा, तो पहले से ही मैं योग से जुड़ी हुई थी। अच्छा। राजनीति बाद में शुरू की आपने? बिल्कुल, राजनीति में मैं बाद में आई हूँ। पहले मैं योग टीचर थी, क्योंकि मुझे खुद को तकलीफ हुई, मेरी खुद के डिस्क स्लिप हुई और माइग्रेन था, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तकलीफ थी शरीर में, बॉडी में, तो इतना भयंकर सिर दर्द होता था कि कोई मैं हालत ही नहीं होती थी। तो उस सब स्ट्रेस की वजह से और डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से L1 L2 2 प्रोलैप्स हो गई थी, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, सांस लिया नहीं जा रहा था, घबराहट हो रही थी। तो स्वामी जी को मैंने एक दिन टीवी में देखा, तो स्वामी जी यूँ कपालभाति करवा रहे थे,
तो दवाइयों से मेरे कोई असर था ही नहीं, सियाने और बावले सारे मैंने देख लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब बाबा जी को भी देख लेते हैं। बाबा जी जब कपालभाति सांस का ही तो खेल है, तो फूंक सी मार रहे, मैं भी तो फूंक मार कर देख लेती हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि कपालभाति शुरू करते हैं। स्वामी जी को देख के मैंने भी शुरू कर दिया। तो फिर उससे क्या हुआ कि उस दिन मुझे एकदम चमत्कारी असर हुआ और तुरंत मुझे मतलब रिलीफ महसूस हुआ, मुझे नींद आ गई, वरना नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। मतलब आपको योग का लाभ हुआ? 6 महीने तक बेड पे जो बंदा रह जाए उससे पूछो भी उसका क्या हाल होता है। मतलब योग से आपको लाभ हुआ, तब आपके दिमाग में आया कि इस चीज का लाभ अपने लोगों को भी दें, मुझे लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने खुद प्रशिक्षण लिया। मैं स्वामी जी के पास गई, यहाँ मैंने फार्म भरा, 1100 रुपए की रसीद कढ़ाई, हमारी जो मतलब एंट्री की रसीद होती है यहाँ पे पहले सदस्य बना जाता है, वो सदस्य बनी। और उसके बाद मैं स्वामी जी के पास गई, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने सोचा भी मैं जब इतनी स्वस्थ हो सकती हूँ तो लोग भी हो सकते हैं, लोगों को भी करूँ। और लोगों को इसका एक ही आदमी अगर इससे मेरे से लाभान्वित हो जाए तो इससे बड़ा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। तो रेणु मैम आप फिर सिखाने लगी लोगों को और लोग आने भी लगे। हाँ जी, हाँ। तो फिर ये बाबा रामदेव की दवाइयाँ बेचने का अचानक आपके दिमाग में कैसे आया? आप पे आरोप लगता है कि आप ये सब अपने आर्थिक लाभ के लिए करती हैं कि बाबा रामदेव की दवाइयाँ बेचो, योग करवाओ। मैं और दवाइयाँ बेचो जैसा सुनने में आया। देखो ना तो मेरे आप घर पे दवाइयाँ बेचती हैं, ना तो मेरे पास कोई, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में होता है ना, पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं कि साहब हमारे घर पे आना, उस तरह से एनएम लॉ कॉलेज में आप उनको बोलती हैं कि हम हमारे घर आना, वहाँ दवाइयाँ वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा? ये बिल्कुल गलत बात है। ना तो मेरे पास कोई दवाइयों की कोई दुकान है, ना मेरे पास कोई सेंटर है, ना ही मैं ऐसा कोई काम करती हूँ जिससे कोई दवाइयों का आरोप लगे या दवाइयाँ बेचूं। हम तो इतना है भी हमारी क्लास में जो आ जाता है तो कई बार क्या होता है कि उनको दवाइयों की जरूरत होती है, तो उनको ये जरूर राय दे देते हैं कि आप वैद्य जी के पास जाइए और उनसे मतलब वो जैसे लिख देंगे, रिकमेंड करेंगे, उस हिसाब से आप दवाई। मतलब वैद्य जी के पास जाइए या पर्टिकुलर उसी वैद्य के पास जाइए? नहीं, हाँ ये जरूर कहते हैं उसी वैद्य के पास जाइए जो हमारे परिचित, वो इसीलिए परिचित नहीं, पतंजलि योग समिति के जो वैद्य जी बैठते हैं। वैसे आप देखो डॉक्टरों के पास भी तो जाएंगे ना, किसी भी वैद्य आम वैद्य के पास जाएंगे 200 रुपए तो पर्ची कटते ही लग जाते हैं ना। वो वैद्य तो एक पैसा नहीं लेते, वो तो फ्री में आपको दवाई लिख के देते हैं। दवाइयों के पैसे तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी और वैद्य के पास जाओगे तो भी आपके लगेंगे, लेकिन वो 200 रुपए तो उसके बच गए ना, तो वो तो पर्ची के भी पैसे नहीं लेते। पतंजलि चिकित्सालय में जो वैद्य बैठते हैं वो निशुल्क उपचार करते हैं। हाँ, लेकिन वो सारा दवाइयों में ही कसर उस बात की निकल जाती है। इतने कॉस्टली प्रोडक्ट हैं, इतनी कॉस्टली दवाइयाँ हैं। नहीं, दवाई वो पर्टिकुलर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो महंगी होती हैं, जो बहुत कठिनाई से मिलती हैं, इसलिए वो एक पतंजलि की क्या, वो आयुर्वेदिक की भी सभी दवाइयाँ ऐसी हैं। चलो रेणु मैम, ये तो थी योग की बात जी। अब अपन बात करते हैं राजनीति की। जी। आप लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रही हैं। जी। सही है? बिल्कुल, 2 बार महिला मोर्चा। पिछली बार आपने विधानसभा टिकट के लिए बहुत मशक्कत की। पार्टी की महामंत्री भी रही हूँ मैं। पार्टी की महामंत्री भी रही हैं, तो आगे वो जब राजनीति से जुड़ी हुई हैं तो बहुत से पदों पर आप रही हुई हैं। हाँ जी। तो जब पिछली बार आपने मशक्कत की, आपको टिकट नहीं मिली। जी जी। तो क्या इस बार भी विचार है क्या? अगर पार्टी टिकट देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पार्टी आपको टिकट क्यों दे? मेरे कार्य को देखते हुए इतने सालों से, आज मैं 20 सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और पार्टी के लिए काम किया है, समाज सेवा भी कर रही हूँ। आप सीनियर हैं? बिल्कुल, इस नाते दे। तो आपसे सीनियर, तो अगर सीनियरिटी की बात करें तो प्रेम बंसल जी बैठे हैं, सरदार कपूर सिंह जी बैठे हैं, श्रीनिवास मित्तल जी बैठे हैं। वो तो बिल्कुल सही बात है। दुनिया भर के लोग बैठे हैं। सिर्फ पढ़ी लिखी हूँ, योग्य हूँ, महिला हूँ। हाँ, महिला है, महिला होने के नाते टिकट मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी भी चाहिए। पढ़े लिखे तो प्रेम बंसल जी बहुत है। मौका मिलना ही चाहिए। ये तो कोई क्वालिटी नहीं, कोई नहीं, कभी तो मौका मिलना ही चाहिए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पुरुष भाइयों को मिले, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अगर पार्टी योग्य समझती है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ा जाए, लड़ेंगे। पार्टी योग्य समझे तो बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो समय पे पता लगेगा कि पार्टी अपन को योग्य समझती है कि नहीं समझती। बिल्कुल सही है। तो पिछली बार तो जब आप लोगों ने प्रयास किए टिकट के लिए, तो आपके साथ डॉक्टर भारत भूषण थे, सरदार जसपाल सिंह जी थे, बलराज सिंह जी दानेवालिया थे, कपूर सिंह जी थे, प्रदीप स्याग जी थे। बिल्कुल। तो इस बार तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, पता ही नहीं वो लोग कहाँ हैं।
पिछली और बार डॉक्टर राम प्रताप ने, मुझे लग रहा है जैसा कि एक राजनीति की भाषा है कि डॉक्टर राम प्रताप ने तमाम लोगों का एक चैप्टर ही बंद कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आज भी प्रचंड बहुमत से वोटों से वो लोग जीते। नहीं, वो तो देखो, हम लोगों ने मेहनत की, पार्टी के झंडे किसने उठाए? हम जैसे कार्यकर्ताओं ने उठाए। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने पार्टी के झंडे उठाए, पार्टी को जीवित रखा, पार्टी के साथ जुड़ के रहे हमेशा से, तो हमारा लाभ भी तो उन्हीं को मिला ना। किसको मिला? उसका लाभ उन्हीं को मिला, डॉक्टर राम प्रताप। बिल्कुल मिला। मतलब मेहनत आपने की और पौधे को सिंचा आपने और फल खाया डॉक्टर राम प्रताप ने, यही कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो टिकट उनको दी, आला कमाल ने टिकट उनको दी, तो वो उनको योग्य माना, तो लाभ तो उसी को मिलेगा। अगर मुझे टिकट मिलते तो मुझे लाभ मिलता, तो लाभ तो उनको ही मिलना था। मतलब आपको टिकट मिलता, आप भी जीत जाती चुनाव में? बिल्कुल श्योर जीतती, क्यों नहीं। और हो सकता है इससे अच्छे वोटों से जीतती। मतलब आपका भी जनाधार है? बिल्कुल है जनाधार, क्यों नहीं है। जनाधार तो है ही, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहती हूँ हमेशा। कभी अपने लाभ के लिए नहीं सोचा, हमेशा समाज सेवा के बारे में सोचा है। मतलब आपकी बातों से रेणुमा लगता है कि आप पूरी तरह से मतलब तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? लड़ेंगी आप चुनाव? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर पार्टी आदेश करती है तो चुनाव लड़ने में। और पार्टी आदेश करती है तो पार्टी आदेश नहीं करती तो भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पार्टी आदेश बताइए, पार्टी आदेश करेगी तो। योगाचार्य श्रीमती रेणु चौधरी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं योगाचार्य पॉलिटिशियन श्रीमती रेणु चौधरी से। मैम, अभी आप योग की बात अपन कर रहे थे, योग के बाद राजनीति की बात अपन ने की। आप पे आरोप लगता है कि आप योग भी इसलिए करवाती हैं ताकि लोगों से संपर्क बन सकें और वक्त आने पे वो जो रिलेशन है एक योग गुरु और एक पेशेंट का, उसको कैश करवा सकें, कि वोटों में उसको कन्वर्ट करवा सकें, कि इस तरह से। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि योग तो मैं बहुत पहले से करवा रही हूँ। योग से मैं पहले जुड़ी हूँ 2006 से, और सक्रिय रूप से राजनीति में मैं आई हूँ 2007 को। तारीख भी याद है आपको? बिल्कुल। 7 को पहला अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था, जब मैं जिला अध्यक्ष बनाया था महिला मोर्चा में। तब से मान लो विभिन्न पदों पे रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज समाज सेवा मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। अब बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं, और लोग तो नहीं करते ना ऐसा। इसका मतलब फिर तो सबको इसी तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आज मैं समाज सेवा करती हूँ, क्या गलत काम करती हूँ? समाज से जुड़कर रहना चाहती हूँ, समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रही हूँ, भलाई का काम कर रही हूँ, इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आज मुझे कोई वोट दे ना दे, वो तो उनकी थिंकिंग है। लेकिन जिनका मेरे साथ विशेष लगाव है, वो अगर वोट देंगे तो देंगे, इसमें क्या ही लगता, अतिशोक्ति भी नहीं है। लेकिन रेणु मैम, एक इस प्रकार की मन में भावना रखना, योग को बहुत ही एक तरह से पवित्र और सेवाभावी काम माना गया। अगर उसके पीछे हम ये मंशा रखें कि साहब हम इनसे वोट ले लें, इसलिए हम कैंप लगाएं प्रत्येक मोहल्ले में जा करके, बिल्कुल कुछ नहीं है। और एक योग संदेश के साथ साथ ये भी मैसेज दें कि साहब मेरा कभी नहीं चुनाव में मेरा ख्याल रखना। कभी नहीं कहा मैंने आज
तक मेरी क्लासों में कहीं भी पूछ लो आप, मैं राजनीतिक विषय पर कभी बात ही नहीं करती, चर्चा ही नहीं करती। आज तक मैं जब भी मैंने ये प्योरली जो किया है समाज सेवा का काम किया, उसमें मैं समाज सेवा का ही काम करती हूँ। समाज सेवा, राजनीति, मेरा निवेदन सुन लें कि जब हम समाज सेवा करते हैं तो उसके लिए राजनीति की क्या ज़रूरत है? महत्वाकांक्षा पालना, एम्बिशियस होना, जैसे आप कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्या डॉक्टर राम प्रताप के कार्यों से संतुष्ट नहीं है क्या आप? डॉक्टर राम प्रताप जी कार्य कर रहे हैं, वो अपने बेस पे हो सकता है वो उनको ठीक लगता होगा, लेकिन मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। मुझे समाज के लिए कुछ करने के लिए मेरे दिल में भी एक ऐसी इच्छा है जो समाज सेवा कर सकता है इंसान, वो राजनीति में एक और अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। तो मुझे इसमें उनसे कोई वो नहीं है कि भी वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह पे हूँ। मैडम 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी, क्या आह्वान करना चाहेंगी, आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगी? 21 जून जो कि मोदी जी ने, एक बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में सभी देशों में, विदेशों में इसको लागू करवाया है और भारत को योग गुरु के रूप में स्थापित किया है। मैं परम गुरु पूज्य हमारे श्री स्वामी रामदेव जी गुरु जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरे समाज की तरफ से भी, कि आज उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें योग गुरु के रूप में स्थापित करने में भारत को। तो इसमें 21 जून योग हमारी धरती से जुड़ा हुआ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत का ही एक अभिन्न अंग है। तो इसमें हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा योग किया जाता था और हमारे वेदों में भी योग का बहुत महत्व बताया गया है। योग के द्वारा आज हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे जो वंश है, हमारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मजबूत होंगी और हमारा रोग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा होगी, प्रबुद्ध नागरिक हमारे पैदा होंगे, बनेंगे और एक बार पुण्य भगत सिंह जैसे वीर पुत्र हमारे पैदा होंगे और हमारा देश एक बहुत ही विश्वगुरु कहलाएगा और बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और देश विदेशों में हमारे भारत का नाम होगा। और इसी प्रकार लगातार अगर चलता रहा तो आने वाला समय में हमारे जो सोने की चिड़िया का जो सपना पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था वो जल्दी साकार होगा। तो ये थी योग प्रशिक्षक श्रीमती रेणु चौधरी। रेणु चौधरी का कहना है कि योग हमें बेहतर जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। योग केवल हमें करना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी इससे अवगत करवाना चाहिए। रेणु चौधरी का कहना है कि यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी इसे जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग के परिणाम के लिए पेशेंस का होना, धैर्य का होना अति आवश्यक है। रेणु चौधरी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों को पहुंचने का आह्वान किया है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रेणु मैम, आप ऑफिस में बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।